जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे। मैं जो आज आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ, हम यहाँ जो हमारा मज़मून है वो है हिस्ट्री, ठीक है? तो अब जो हम यहाँ आप यहाँ 12th में जो सिलेबस दिया गया है हिस्ट्री का, बेसिकली यहाँ हिस्ट्री आपको पढ़ाई जाएगी इंडियन हिस्ट्री, ठीक है? इंडियन हिस्ट्री इसको 3 कैटेगरी में यहाँ बाँटा गया है। एक आपके कदीम हिंदुस्तान, उसकी तारीख होगी। फिर एक आपका आ जाएगा कुरून वस्ता, मिडिवल इंडिया जो है उसकी तारीख होगी। और उसके बाद हम पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया के बारे में, ठीक है? तो आईसीएच जो आपने पढ़ी थी वो बिल्कुल कदीम हिंदुस्तान, एंशिएंट इंडिया के बारे में आपने पढ़ा था। तो हम देख लेते हैं आपका जो सिलेबस है 12th के अंदर आपकी जो बुक होगी वो बेसिकली 3 बुक है, लेकिन 2 में कंबाइंड है। वो एक बुक नंबर 1 एक अलग है और बुक 2nd एंड 3rd वो एक साथ कंबाइंड है, ठीक है? टोटल जो आपके लेसन्स हैं आपके इस सब्जेक्ट में वो है 32, ठीक है? लेकिन इन 32 सब जो असबाक हैं इनको 2 जगह बांट दिया गया है। आपका जो पब्लिक एग्जाम होंगे 60% सिलेबस उसमें आएगा और बाकी जो 40% सिलेबस है ये आपके होते हैं ट्यूटर मार्क असाइनमेंट, TMA, ठीक है? जो टोटल नंबर 100 होते हैं उसमें से आपके 20% मार्क्स का TMA होता है। होता क्या है ये बोर्ड की तरफ से एक पर्चा, आपको सवालात का एक पर्चा मिलेगा, उसमें 6-7 सवाल होंगे, ठीक है? और वो सवाल इन लेसन्स में से होंगे, ठीक है? सिर्फ इन लेसन्स में से उन सवालों के जवाब आपको अपने लिखने हैं पर्चे पर और वो आपको सबमिट कर देना है, ठीक है? वो जवाब आपको बुक में से देखकर ही लिखने होंगे। तो ऐसा कोई हार्ड नहीं है। उसमें सवाल के आगे आपके जो जिस सबक से वो सवाल लिया गया है वो नंबर भी लिखा होगा कि इसका जवाब इस सबक में मिलेगा। तो ये काफी आसान है, ठीक है? 20% नंबर हमारे यहाँ से हो जाते हैं और 40% सिलेबस आपका यहाँ कवर हो जाता है, ठीक है? फिर बचता है हमारे पास 60%, ये आपका सिलेबस बचता है। इसमें टोटल 20 लेसन हैं, ठीक है? इनका आपका इम्तिहान होगा, जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें जो सवालात आएंगे वो इन लेसन से आएंगे। तो हम जो यहाँ क्लास में पढ़ने वाले हैं वो इन लेसन्स को पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो आज हमारा इंट्रोडक्शन है। हम इतिहास का यहाँ हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पहले पढ़ेंगे, लेकिन हमारे यहाँ परेशानी क्या आएगी देखिए। यहाँ आपका जो पहली क्लास ही आपकी आ रही है लेसन नंबर 6 की आ रही है और इसका नाम है पोस्ट मॉडर्न डेवलपमेंट्स। तो जब तक आप इसकी शुरुआत में नहीं जाएंगे आपको ये समझ नहीं आएगा ये पोस्ट मॉडर्न आया कहाँ से है। इतिहास में जो हम चीजें पढ़ेंगे अगर वो एक के बाद एक जब चीजें होती हैं तब काफी आसानी से कहानी के तौर पे हमको समझ में आ जाती है, लेकिन जब बीच में से एक कड़ी निकल जाएगी तो आपको समझने में थोड़ी दुश्वारी होगी। तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन पिछले असबाक का जहां से ये रेफरेंस लिया गया है वो भी हमें यहाँ पढ़ना होगा, ठीक है? तो आज जो हम शुरू करेंगे वो लेसन 1 से ही, अंडरस्टैंडिंग इंडियन हिस्ट्री। जो हिंदुस्तानी तारीख है उसको समझना किस तरह से समझा जा सकता है और जो तारीख लिखी जाती है वो इस बुनियाद पर क्या वसाइल होते हैं उसको लिखने के लिए। जैसे आप हदीस में भी पढ़ते हैं ना कि हदीस इसके रावी ये हैं, उन्होंने वहां से रावी ये है, तो हदीस को अलग अलग कैटेगरी में आपने बांट दिया है। जिसके प्रूफ काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं वो सही हदीस होती हैं, ठीक है? वैसे ही जो जिनके ज्यादा प्रूफ नहीं मिलते हैं उनको ज़ईफ हदीस के कैटेगरी में रखा गया है। वैसे ही जब इतिहास लिखा जाता है तो उसमें भी ये चीज देखी जाती है कि इसके लिखने वाला कौन है, क्योंकि आपने सुना होगा इतिहास कौन लिखता है। अगर कोई किसी जंग के बारे में लिख रहे हैं तो जो जीतता है वही इतिहास लिखता है अक्सर, ठीक है ना? आपने देखा होगा ये इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो जो लिख रहा है उसका इन्फ्लुएंस, उसका असर, जो चीज वो लिख रहा है उसमें देखा जाएगा। जैसे अगर हम हिंदुस्तान की तारीख के बारे में बात करें तो जब अरब में इस्लाम आया था 600 सदी में, ठीक है? 6ठी या 5वीं और 6ठी सदी में, उस वक्त में हिंदुस्तान में क्या चल रहा था और उस वक्त का इतिहास हम कहां से ले सकते हैं। तो बेसिकली जब आप कदीम हिंदुस्तान के बारे में जानना चाहेंगे तो आपको जो वसाइल, जो सोर्स लेने पड़ेंगे वो सभी सोर्स लिखित में हैं और
हिंदू मजहब से मुताल्लिक हैं ज्यादातर ऐसे सोर्स, ठीक है, क्योंकि उस वक्त में यही मजहब यहाँ राइज था। इसके बाद आप आ जाते हैं मिडिवल इंडिया में सन 1000 ईस्वी में। उसके बाद यहाँ आपको अलग अलग सल्तनत काल, अलग अलग सुल्तान यहाँ आपको देखने को मिलेंगे सन 1200 1000 ईस्वी के बाद से लेकर सन 17वीं सदी तक। फिर यहाँ आ जाते हैं आपके अंग्रेज। वो वाला पार्ट हमारा हो जाता है मॉडर्न इंडिया का, जो हिस्ट्री पढ़ते हैं हम, उसमें ब्रिटिशर्स अंग्रेज किस तरह से आए, 1757 के बाद की जो इंडिया है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो अक्सर देखा जाता है जो इतिहास लिखा जाता है, उसका लिखने वाला कौन है, ठीक है, उस टाइम के कैसी सिचुएशन रही है जब वो चीजें लिख रहा था, तो इसका काफी असर देखने को मिलता है। तो हमें बेहतर तौर से समझने के लिए हमें यह भी समझना है कि इतिहास लिखा कैसे गया, किसने लिखा है, किस सिचुएशन में लिखा है। क्योंकि आजकल जो आप ज्यादातर हिस्ट्री की बुक्स देखेंगे वो ज्यादातर वेस्टर्न जो हिस्टोरियन हैं, जो अंग्रेज हैं, उनके जरिए लिखी गई हैं, ठीक है। अब जब अंग्रेज अपनी हिस्ट्री की किताब लिखेगा वो अपने हिसाब से लिखेगा, तो वैसे ही उन्होंने जो इंडिया की हिस्ट्री लिखी है यहाँ की अपने हिसाब से लेके। लेकिन जब हम एंशिएंट इंडिया में चलते हैं, एक कदीम हिंदुस्तान में, वहां के इतिहास के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हमें मदद लेनी पड़ेगी जो हिंदू कल्चर के, जो हिंदू मजहब की जो किताबें हैं उनमें वो इतिहास लिखा गया है और वहीं से उसको रेफरेंस लिया गया है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये आपके टोटल हम इसमें 60% सिलेबस में 20 लेसन हम कवर कर रहे होंगे। तो हम शुरू करेंगे यहीं से ही, और जो टीएमए वाले आपके लेसन्स हैं इनसे भी हम रेफरेंस लेते रहेंगे ताकि हमारा जो कंटिन्यूटी है हमारी वो बनी रहे। बेसिकली हम यहाँ लेसन 3 है, ये पहला लेसन जो आपका पब्लिक एग्जाम में आ रहा है, हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। लेकिन इससे पहले भी इंसान रहते थे, हड़प्पन सिविलाइजेशन उनकी भी हिस्ट्री होती है, क्योंकि तारीख तो जितनी पुरानी आप देखते जाएंगे तो तारीख तो काफी पुरानी हो सकती है। तो ये हड़प्पन जो सिविलाइजेशन, जो पहला चैप्टर आप यहाँ पढ़ेंगे, ये तकरीबन आपकी 2500 ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट, ये तारीख आपको याद रखनी होगी। ये लिखा हुआ भी है यहाँ पर, ये देखिए वैदिक एज आ जाता है 1500 BC टू 6000 BC। अब BC क्या है या AD क्या है, ये उर्दू में इसको लिखते हैं, काफ में आपको कई जगह लिखा हुआ देखने को मिलेगा, कबल मसीह, ठीक है। आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। तो ये जो 1500 BC और 600 BC लिखा हुआ है, इसका मतलब कितने साल पुरानी बात कर रहे हैं ये? BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने से पहले की बात कर रहे हैं। ईसवी सन तभी से शुरू होता है, तो जब ईसवी सन शुरू हुआ था उससे पहले की बात कर रहे हैं ये। तो अब कौन सी ईसवी चल रही है? 2024। अब 2024 में आप 600 साल और जोड़ दीजिए जी, तो ये मतलब आपका हुआ 2624 साल पुरानी बात हम यहां कर रहे हैं। और वैसे ही 1500 BC, तो 2024 में से 1500 साल और जोड़ दीजिए आप, तो इतनी पुरानी साल 3500 साल पुरानी हम बात कर रहे हैं। तो यहां जब आप कंफ्यूज ना हो, 1500 BC 600 BC ये ज्यादा पुरानी है, 1500 साल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी 1500 साल पहले का जमाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, बिफोर क्राइस्ट। काफ मीम अक्सर आपको किताब में यहां लिखा हुआ दिखाई देगा। चलिए आगे चलते हैं अब हम इंडियन हिस्ट्री पर। देखिए हिस्ट्री हम अलग अलग पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री काफी वसी एक मजमून है, ठीक है। इस्लाम की आपने तारीख बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी हुई होगी, इस्लाम की तारीख, लेकिन यहां जो आपके सिलेबस में दी हुई है, यहां हम पढ़ेंगे सिर्फ हिंदुस्तान की तारीख, और पूरी दुनिया की जो तारीख है उसका भी एक बाब, इसमें एक मॉड्यूल दिया हुआ है लास्ट में। लेकिन जो पूरे अच्छी तरह से हम एक्सप्लेन जो करेंगे, जो डिटेल्स हम हिस्ट्री यहां दी गई है, वो सिर्फ इंडियन हिस्ट्री दी गई है, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एंशिएंट पीरियड, कदीम हिंदुस्तान, कदीम दौर, स्टोन एज जो पत्थर का जमाना था, तब से लेकर 7th सेंचुरी तक का जमाना एंशिएंट पीरियड के अंदर हम पढ़ेंगे। कदीम हिंदुस्तान, कदीम दौर जो है उसको कौन सा जमाना है? वो स्टोन एज। स्टोन्स मीन्स होता है पत्थर, ठीक है। जब इंसान गुफाओं में रहा करता था, पत्थरों का इस्तेमाल किया करता था,
तब से लेकर 7th सेंचुरी सन आपका जो 7वीं सदी है तब तक के जमाने को यहां हम पढ़ेंगे एंशिएंट पीरियड के अंदर या फिर कदीम दौर के अंदर। एंशिएंट मींस कदीम जमाना, ठीक है। ये काफी तवील आपका रहेगा। तो इसमें अक्सर आपको जो मौर्यन एम्पायर है, वैदिक एज है, हिंदू मजहब का असर आपको यहां देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरा पीरियड यहां आ जाता है मिडिवल पीरियड, जब हिंदुस्तान में इस्लाम आ जाता है 8वीं सदी, ठीक है। ये वो दौर है जब हिंदुस्तान में इस्लाम आ जाता है। और मिडिवल पीरियड में हम यहां अर्ली मिडिवल और लेट मिडिवल, इसको भी 2 जमानों में तकसीम किया गया है। मिडिवल पीरियड कब तक का ये देख लीजिए, 8वीं सदी से 18वीं सदी तक, वही सन 800 कुछ से। लेकिन जो पहला जो यहां सुल्तान बना था आपका, जो गुलाम वंश था दिल्ली में, कुतुबुद्दीन ऐबक, वो 1000 ईस्वी के बाद का जमाना था। लेकिन 8वीं सदी में यहां आ चुके थे मुसलमान और मिडिवल पीरियड वहां से शुरू हो जाता है हमारा, ठीक है। 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। अर्ली पहला वाला जमाना 8 से 13 सदी और फिर 13 से 18वीं सदी तक लेट मिडिवल पीरियड कहा गया है, ठीक है। 18वीं सदी में फिर अंग्रेज आ चुके थे हिंदुस्तान में, तो अंग्रेजों का वाला जो जमाना है उसको हम यहां पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियड के अंदर, जदीद दौर, ठीक है। आपका कदीम हो गया, दौर कदीम, और ये आपका कुरून वस्ता हो गया, ये आपका जदीद दौर हो गया। ये क्लियर है। तो आईसीएच जो आपने पढ़ा था, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, क्योंकि कल्चर ज्यादातर एंशिएंट में ही आपने पढ़ा था, तो ये आपने काफी डिटेल में पढ़ा हुआ भी होगा, ठीक है। इसका भी थोड़ा पार्ट आपने पढ़ा था, लेकिन ये काफी कम पढ़ा गया था आपके इसमें सिलेबस में, जो 10th में आपने पढ़ा था मॉडर्न पीरियड, ठीक है। ये 3 जमाने समझ में आ गए आपको। इसी तरह से हम चलेंगे। सबसे पहले हम कदीम हिंदुस्तान के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए हिस्ट्री, तारीख के बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। तारीख कहते किसको है? आप सभी को बहुत अच्छी तरह से मालूम होगा तारीख में कौन सी चीजें हम पढ़ते हैं, जो गुजर चुकी हैं, माजी की चीजें। अब यहां जो हम तारीख पढ़ेंगे वो किस नजरिए से पढ़ेंगे? ये नजरिया है आपका साइंटिफिक नजरिया। बातें ऐसी किसी ने लिख दी वो नहीं मानेंगे हम, बाकायदे इसके प्रूफ होंगे। ये हिस्ट्री किस तरह से लिखी गई है वो भी चीज हम इसमें देखने वाले हैं। ये देखिए तारीख क्या है, उसकी पूरी डेफिनेशन यहाँ आपको बताई गई है। तारीख उन वाकयात की रुदाद है जो माजी में वाक़ हो चुके हैं। 1 नंबर में आप इसको नोट कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे सवाल भी पूछ लिए जाते हैं आपसे, क्योंकि आपका पैटर्न एग्जाम का इस तरह से हो चुका है कि आपको नॉलेज कितनी है ये चीज ज्यादा देखी जाएगी एग्जाम में, ठीक है। तो इस तरह से छोटे छोटे सवाल भी एमसीक्यू की फॉर्म में आपसे पूछे जा सकते हैं। तारीख क्या है? माजी की रुदाद है, माजी में जो वाकयात हुए हैं उनका मुताला तारीख है। ये महज तसव्वुरात और आइडियल या क्या होना चाहिए था इसके बारे में नहीं है। ये सिर्फ तसव्वुराती इमेजिनरी चीजें नहीं हैं, बल्कि जो चीज हो चुकी है हिस्ट्री में, हम आज इस हमारा इस तरह हम यहां कैसे पहुंचे, ठीक है। अगर आपको यह पता लगाना है तो आपको तारीख में जाना होगा। तारीख में जो जो चीजें, जो जो वाकयात हुए हैं, उन हर वाकयात का असर हमारी जिंदगी में हुआ है, तभी आज की ये सोसाइटी बन पाई है, ठीक है। अगर वाकयात ऐसे एक आध वाकया भी नहीं होता ऐसा हिस्ट्री में, स्किप हो जाता, तो आज हमारी जो सिचुएशन है वो कुछ अलग होती। तो इसलिए तारीख क्यों पढ़नी चाहिए, ये भी यहां इसकी इंपॉर्टेंस हमें पता चलती है। देखिए वही चीज, वही तसव्वुरात नहीं है, बल्कि जो हुआ है ये उसका मुताला है। सिर्फ एक अफराद की बात नहीं करती तारीख, बल्कि मुल्क और समाजों का मुताला होता है। सिर्फ हम ज्यादातर पढ़ते हैं सिर्फ जो जंग हुई थी तारीख में उनके बारे में पढ़ते हैं, बल्कि नहीं। तारीख में आप पढ़ेंगे कि उस वक्त में, उस वक्त का समाज कैसा था, मईशत कैसी थी, लोग किस तरह के काम किया करते थे, ठीक है, पहनावा कैसा था, पूरे समाज के बारे में हम उसमें जानेंगे। चलिए अब हम इसका मुताला क्यों करें, तारीख का मुताला क्यों करें? 12th में सब्जेक्ट ले लिया इसलिए मुताला करना पड़ेगा, यही सोच रहे हैं, पास होना है। लेकिन देखिए
दूसरा मतलब भी होना चाहिए ना इसका, इसका आपकी जिंदगी में भी क्या फायदा होगा आगे जाकर। ये तो ठीक है, आपने सिलेबस पढ़ लिया, तारीख पढ़ लिया, आपने एग्जाम दे दिया, नंबर आ गए, तो सिर्फ इतना इसीलिए पढ़ना है आपको तारीख? नहीं, इससे आपकी जो जनरल नॉलेज है वो भी काफी ज्यादा बढ़ेगी, ताकि अगर आपसे मान लिया कोई बात कर रहा है और वो आपके सामने झूठे हकाइक बयान करता है, तो आप उसको समझा सकें कि हजरत बात ऐसी नहीं, बात ऐसी है, आप इसके जो प्रूफ है वो चेक कर लीजिए तारीख में। क्योंकि अब क्या जमाना ऐसा आ रहा है, सोशल मीडिया का दौर है, तारीख को तोड़ मरोड़ कर लोगों तक पहुंचाया जाता है, उनके माइंड को, और एक तरह से, क्योंकि तारीख का असर हमारा साइकोलॉजिकल बहुत ज्यादा पड़ता है, ठीक है ना। इसमें वही चीज भी बताई गई है कि तारीख का मुताला क्यों करना चाहिए। ये देखिए, आदमी के इंसान के जो साइकोलॉजिकल थॉट्स होते हैं, जो प्रोसेस होता है, उस पर भी काफी ज्यादा असर होता है हिस्ट्री का। तो आपको सही हिस्ट्री मालूम होना जरूरी है। अब आपने मदरसों में जो अहादीस सीखी हैं, पढ़ी हैं, अरब की जो हिस्ट्री आपने पढ़ी है, वो तो हिस्ट्री उसके बारे में तो काफी अच्छे से जानते होंगे ना आप, अरब हिस्ट्री के बारे में। यहां आपको इंडियन हिस्ट्री भी जाननी होगी, ठीक है, जहां रह रहे हैं उसके बारे में तो जानना जरूरी है। तो इसकी सही जानकारी हम यहां साइंटिफिक नजरिए से लेंगे। तारीख के मुताले से हमें अपनी जड़ों, तवानाइयों और हुसूल याबियों के बारे में जानने में मदद मिलती है। इससे हमें एक फख्र का एहसास भी होता है कि हमारे आबा अजदाद ऐसे थे, ठीक है। तो इससे आदमी के जो साइकोलॉजिकल थॉट्स होते हैं, जो उसका थॉट प्रोसेस होता है, वो भी चेंज होता है इससे। और हमें रहनुमाई भी मिलती है कि भाई हमारे बड़ों ने ऐसी सिचुएशन में क्या किया था और हमें अब कैसा करना चाहिए, वो रहनुमाई भी आपको मिलेगी। हम जिसे तरक्की कहते हैं वो ना होती अगर हमें अपने माजी के बारे में मुनासिब इल्म और समझ ना होती। तो तरक्की में भी हिस्ट्री का काफी ज्यादा हाथ है। एक और वर्ड आएगा यहां, आर्कियोलॉजी। जब हम अपने माजी के जराए के जानने के बारे में सोचते हैं तो हम कौन से डिपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं? आसारियात या फिर आर्कियोलॉजी, ठीक है। तारीख के जो वसाइल हैं, ये तारीख कहां से ली गई है, जब उसके बारे में हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे उसको आर्कियोलॉजी के अंदर, आसारियात के अंदर। अब आर्कियोलॉजी क्या है? समाज और सकाफत के ताल्लुक से कदीम जमानों का मुताला है। जो आपने पूरा इंडियन कल्चर में पढ़ा था ना, वो सब आर्कियोलॉजी के अंदर था, आसारियात। उन वाकयात के सुराग, मादी वाकयात जैसे तारीख, जो चीजें बाकी रह जाती हैं किसी हिस्ट्री के बारे में, जैसे आज से 3500 साल पहले या 5000 साल पहले हिंदुस्तान में इंसान कैसे रहा करते थे, इसके बारे में पता लगाना है। कैसे पता लगाएंगे? ये पता लगाया जा चुका है, और यह पता लगाया गया है आर्कियोलॉजी की मदद से। बाकायदा खुदाई की गई। पाकिस्तान में एक जगह है हड़प्पा, ठीक है, आपने पढ़ी होगी, इंडस वैली अब उसको बोल दिया जाता है, क्योंकि पूरी जो सिंधु नदी है वहां पर पूरा एक सोसाइटी बसती थी, जिसको हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है। वहां पर बाकायदा खुदाई की गई है। अंग्रेजों के वक्त की बात है कि वहां पर कोई रेलवे लाइन बन रही थी, उसके लिए खुदाई हो रही थी, तब उस जगह का पता चला कि तो काफी पुरानी जगह है। फिर बाकायदा जो आसारियात का डिपार्टमेंट है उनको वो जमीन दी गई, वहां खुदाई की गई, तो वहां पूरा का पूरा एक शहर निकला जमीन के अंदर, ठीक है। फिर उसकी डेटिंग कराई गई कि कितना पुराना हो सकता है ये शहर। तो ये सब चीजें जो बाकियात रह जाती हैं, उसका मुताला हम आर्कियोलॉजी के अंदर करते हैं। आसार कदीमा या फिर आसारियात हम इसको बोलते हैं। जो बाकी आपके बाकियात, तारीख सनदों के नमूने, कब्रें या उसके बाकी मानदा निशानात, खंडरात, इमारतें, यादगारों में देखे जा सकते हैं, ठीक है। इन सब का मुताला माहिरीन आसारियात के जरिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा इंग्लिश में दिया हुआ है, अगर आपको इंग्लिश में इसका कोई स्क्रीनशॉट लेना हो या तो लिखना हो आप लिख सकते हैं। एक डेफिनेशन दी गई है इंग्लिश में, आप उर्दू में भी लिख सकते हैं। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स सेट इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हिस्ट्री क्या है? जो माजी के वाकयात हैं उनका एक मुताला है, जो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब एक क्रम में एक के बाद दूसरे लगाए गए हैं। इस तरह से मुताला करना, यह नहीं कि कहीं से उठा के कहीं का भी मुताला कर लिया, बल्कि एक सीरियल के अंदर पहले जो चीज हुई थी पहले उसका मुताला करना, फिर उसके बाद उसके बाद उसके बाद, इस तरह से इसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। द वर्ड हिस्ट्री हैज बीन ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया। ये जो तारीख के लिए इंग्लिश में लफ्ज इस्तेमाल होता है हिस्ट्री, ये कहां से लिया गया था? हिस्टोरिया वर्ड से।
हिस्टोरिया वर्ड था ग्रीक लैंग्वेज का, वहां से ये अख्ज़ किया गया है। इट्स मीन नरेशन ऑफ द पास्ट इवेंट्स, इसका मतलब ही ये है कि माजी के वाकयात को बयान करना, हिस्टोरिया वर्ड का मतलब। ठीक है, द स्कॉलर्स हु हेल्प अस टू रिकंस्ट्रक्ट द स्टोरीज ऑफ द पास्ट कॉल्ड हिस्टोरियंस। जो लोग हैं, जो स्कॉलर्स हैं, जो हमें हिस्ट्री बताते हैं, माजी में क्या हुआ था उसको पूरी तरह से रिकंस्ट्रक्ट, दोबारा से तैयार करके हमको बताते हैं, उनको हम बोलते हैं हिस्टोरियंस। या फिर आप उर्दू में क्या बोलेंगे, जो आपके मुअर्रिखीन होते हैं, जो तारीख लिखते हैं। ठीक है, वही चीज यहां आपको उर्दू में दी गई है। तारीख माजी के वाक़यात का मुताला है, ये इस अमल को समझने में मदद देता है जिनके जरिए इब्तदाई इंसान अपने गिरदोपेश के हालात पर काबू पाने में कामयाबी हासिल कर सका। चलिए, ये हो गई हिस्ट्री की बात। अब चलते हैं हम तारीख को समझना। ये पहला सबक है आपकी किताब के अंदर, 2 बुक हैं अलग अलग। ठीक है, तो ये पहली बुक है, पहला चैप्टर, लेकिन पब्लिक एग्जाम में नहीं है, लेकिन हम इसमें ये समझेंगे कि तारीख को कैसे समझना है, उसके सोर्सेज ये समझना जरूरी है। ये हम पढ़ चुके हैं। हम आते हैं तारीख को कैसे समझा जाता है। कदीम हिंदुस्तानी तारीख की तश्कील नू के लिए ज़राए क्या हैं उस तारीख को समझने के लिए। ये देखिए, माजी की तश्कील नू के लिए मुअर्रिख को वसाइली मवाद की ज़रूरत होती है। ऐसे नहीं कि आजकल अपने माइंड से कुछ भी लिख दें, वसाइल चाहिए तभी हम तारीख लिख पाएंगे। ये ज़राए खुद ब खुद माजी को मुनकशिफ नहीं करते, इनकी तशरीह और तोज़ीह की ज़रूरत होती है और मुअर्रिख उन्हें आश्कार करते हैं। उनको मान लिया कोई कहीं खुदाई हुई, कुछ कोई चीज़ मिली वहाँ पर, ठीक है, फिर उसका मुताला होगा बाकायदा। उसके बाद उसके बारे में, उस ज़माने के बारे में पता लगाया जाएगा कि किस ज़माने की ये चीज़ यहाँ मौजूद है। उससे एक अंदाज़ा लगाया जाएगा। मान लिया अगर आपको जो इंडस वैली, जो हड़प्पा सभ्यता थी, उसका कोई सिक्का आपको ईरान में मिलता है। ठीक है, ईरान, मेसोपोटामिया की आपने सभ्यता सुनी होगी, वहां कोई सिक्का इंडस वैली का आपको मिलता है, तो मुअर्रिखीन उससे क्या नतीजा निकालेंगे? उससे ये नतीजा निकाला जाएगा कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे, जो इंडस वैली के लोग थे, वो फारस तक, ईरान तक अपना कारोबार किया करते थे, कि वहां भी उनकी जो सिक्के हैं वो मिल रहे हैं। तो इस तरह से जब एक वक्त में अलग अलग जो सोसाइटीज थी, अलग अलग सिविलाइजेशन थी, जैसे आपको हिंदुस्तान की बात करें तो सिंधु सभ्यता हो गई, वैसे ही जब आप अरब वर्ल्ड में जाते हैं तो वहां है मेसोपोटामिया की सभ्यता, और जब अफ्रीका में जाते हैं तो वहां आपको नील नदी पर मिलती है किसकी सभ्यता? मिस्र की सभ्यता, हम इसको बोलते हैं इजिप्ट सिविलाइजेशन। ठीक है, और वहां जो आसार कदीमा में अगर एक सबसे बड़ा सबूत आप देखेंगे मिस्र के अंदर, वहां आपको पिरामिड्स दिखाई देते हैं, जो फराओ के लिए या आप बोले फिरौन के लिए बनाए जाते थे। फिरौन जो लफ्ज़ है उसमें अक्सर वो होता है, लेकिन जो हिस्टोरियंस हैं वो बताते हैं कि जो फिरौन या फराओ इंग्लिश में पढ़ते हैं उसको, ये लफ्ज़ मिस्र के राजा के लिए अक्सर बोला जाता था। ठीक है, तो वो लोग वहां अपने पिरामिड बनाए। तो एक ही टाइम में या थोड़ा 500,000 आगे पीछे ये सभ्यताएं मौजूद थी, और इनमें कॉमन चीज ये है कि ये सभी जो सभ्यताएं ही, जो सोसाइटीज थी, ये नदी के किनारे बसती थी। इंसान ने जो रहना शुरू किया एक जगह रुककर जब रहना शुरू किया, एक सोसाइटी बनाई, वो कहाँ बनाई? नदी के किनारे। अब आप सोच सकते हैं नदी के किनारे ही क्यों रुका इंसान? क्योंकि नदी से काफी ज्यादा काम आसान हो सकते हैं, रेगिस्तान में तो रुकेगा नहीं। तो ये सभी सभ्यताएं, नील नदी हो गई वहां मिस्र में आप देखें, और यहाँ हिंदुस्तान में आते हैं तो ये आपका जो सिंधु नदी है, ठीक है, जो कश्मीर से निकलती है, उसी के आसपास ये पूरा इलाका बसाया गया था। तो चलिए, हम बात कर रहे थे अपने ज़राए की, सोर्सेज, हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं वसाइल, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो जो चीजें मिलती हैं उसकी फिर स्टडी की जाती है, सियाक व सबक का मुताला करते हैं, इशारों से मदद लेते हैं, इनके बारे में तहकीक करते हैं, और शवाहिद की मुदल्लिल और दोहरी जांच की जाती है। इससे बामाने वजाहत उसके बाद होती है पूरी स्टडी करने के बाद। एक मिसाल दी गई है, मिसाल के तौर पर 1826 में चार्ल्स मेसन ने मगरबी पंजाब यानी वेस्ट जो आपका पंजाब है, यह पाकिस्तान में मौजूद है, कि हड़प्पा गांव में, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, कब की बात है ये? 1826 की। हाँ, ये एक बात है, आपको हिस्ट्री में जो आप मुताला करेंगे इसमें आपको डेट काफी ज्यादा, जो तारीख हैं ये काफी ज्यादा आपको याद करनी होंगी, इनको लिखते जाइए। एग्जाम में भी काफी ज्यादा डेट्स, क्योंकि भाई
पास्ट का, माजी का मुताला कर रहे हैं तो तारीख तो आपसे पूछी जाएंगी। जैसे यहाँ एक सन आ गया 1826, ये आपको नोट करना होगा। 1826 में क्या हुआ था? हड़प्पा गांव एक पुरानी बस्ती है, ठीक है, उसकी ऊंची दीवारों और मीनारों, टावर का मुशाहिदा किया और 5 दहाकों के बाद यानी 50 साल के बाद सर अलेक्जेंडर ने इस मकाम से कुछ मोहरें इकट्ठा की, लेकिन माहिर आसार कदीमा जॉन मार्शल को खित्ता सिंध में कदीम तरीन तमद्दुन की शनाख्त में मजीद 50 साल और लग गए। मतलब पहले हमें सबूत तो मिल गए थे 1826 के अंदर ही कि यहाँ कोई पुरानी सोसाइटी रहती थी। कहाँ थी? हड़प्पा जो गांव है उसके बस्ती के आसपास। लेकिन फिर उसकी स्टडी हुई, पूरे 100 साल लग गए ये शिनाख्त करने में कि यहाँ एक पूरी सोसाइटी रहती है। और मैं बता दूं कि इसकी अब भी इस जो सिविलाइजेशन है अब भी इसके मुशाहिदात मिलते रहते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान के हड़प्पा गांव में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के वेस्ट यूपी, पंजाब, बल्कि आपके गुजरात तक ये सिविलाइजेशन फैली हुई थी। गुजरात में एक जगह है लोथल, लोथल जगह जो है वो भी इसी के अंदर आती थी। लोथल जगह जो है वो एक तरह से इस सिविलाइजेशन में जो बंदरगाह होते हैं ना, पोर्ट, उसका काम किया करते थे वहां से, ठीक है। चलिए, यहां फिर वही इतिहास का लफ्जी माना, इसका मतलब बताया गया था, ऐसा कभी था और उसका तर्जुमा तारीख के तौर पर किया गया है। एक वक्त था जब सिर्फ तहरीरी रिकॉर्डों को ही तारीख का एक वसीला, एक मुस्तनद वसीला तस्लीम किया जाता था, लेकिन उसकी फिर दोहरी जांच की जाती थी, ठीक है। मतलब वही सोर्सेज जो उसके वसाइल हैं। शुरू में तारीख कैसे लिखी गई? इब्तदाई मुअर्रिखीन असातीर, किस्सों और ज़बानी रिवायतों के मुस्तनद न होने और काबिल तस्दीक न होने के सबब महदूद अंदाज में इस्तेमाल करते थे, क्योंकि जो बड़ों से सुना वही लिख दिया, इस तरह से पहले तारीख लिखी जाती थी। लेकिन अब बाकायदा इसकी जो है वेरिफिकेशन की जाती है, रिसर्च की जाती है इस पर। मिसाल लीजिए, यहां पर एक मिसाल दी गई है, महाभारत जो लिखी गई है, महाभारत किताब भी है पूरी, ठीक है, किताब लिखी गई है। ये जो है कई भाइयों के दरमियान लड़ाई की एक कहानी है। पूरी महाभारत में जो है जो जंग हुई थी उसके बारे में पूरा ये हिस्ट्री यहाँ बताई गई है महाभारत के अंदर, लेकिन ये संस्कृत में है और श्लोक, जैसे यहाँ नज़म या पोयम आप बोल सकते हैं, श्लोक के तौर पर ये पूरी कहानी इसमें बताई गई है महाभारत में। अब लिखी तो गई है, कोई यकीनी तौर पर नहीं कह सकता कि आया ये हकीकी जंग थी जैसा कि रज़मिया में बयान किया गया है। कुछ मुअर्रिखीन ये मानते हैं कि जंग वाक़ हुई थी, जबकि दीगर इस वाक़े के लिए तौसीक़ी शहादत की मुतलाशी है कि इसका कोई सबूत तो है नहीं। कुछ लोग ये भी कहते हैं, ठीक है। तो जो रिटन हिस्ट्री होती है, जो रिटन किताबें होती हैं, और पहले इसी तरह से उसी पर यकीन किया गया था और उसी को हिस्ट्री माना गया था। असल कहानी शायद उन रज़मी गाँव के जरिए बयान की जाती थी जिन्हें सूत्रासों के नाम से जाना जाता था। कुछ इसमें आपको जो अब एंशंट हिस्ट्री जब आप शुरू करेंगे तो इसमें घबराने की बात नहीं है। कुछ अगर जो अल्फाज हैं वो आपको समझ में ना आए इसमें, क्योंकि कुछ अल्फाज आपको संस्कृत, हिंदी इनके भी मिलने वाले हैं, क्योंकि उस ज़माने में, जिस ज़माने के बारे में हम पढ़ रहे हैं, यही ज़बानें ज़्यादा बोली जाती थी, इसी ज़बाने में किताबें लिखी गई थी, ठीक है। तो ये वर्ड, कुछ अल्फाज आप याद रखिएगा, ठीक है। ये आमतौर पर जंगजुओं के साथ मैदान जंग में हुआ करते थे। हाँ, ये बोल रहे हैं कि अगर ये जो कहानी पूरी लिखी गई है, ये सूत्रासों के जरिए जो जंग में जाया करते थे उन लोगों के साथ, उनके जरिए बयान की गई है, जो महाभारत में लिखा गया है, ठीक है। चलिए, अब हम जराए देख लेते हैं, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। 3 तरह के जराए आपको यहां देखने को मिलेंगे। वसाइल, हिस्ट्री लिखने के लिए, हिस्ट्री पता करने के लिए कि पास्ट में क्या हुआ था, 3 तरह के जराए हैं। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री 3 तरह के जराए। एक था हमारे पास लिटरेरी, अदब। अदब के जरिए भी हम इतिहास का, हम हिस्ट्री का पता लगाते हैं। लिटरेरी को भी 2 हिस्सों में बांट दिया गया है, रिलीजियस और सेक्युलर। एक अदब है जो मजहबी अदब है और दूसरा सेक्युलर अदब, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे नॉन लिटरेरी सोर्सेज, मतलब जो अदब के अलावा जो चीजें हैं। वो कैसी चीजें हैं? इसमें आपको देखने को मिलेगा आर्कियोलॉजिकल चीजें, जो अभी आसारात कदीमा के बारे में उन्होंने था, आसारियात,
आर्कियोलॉजिकल आसारियात, मतलब कहीं आपने खुदाई की, वहां कुछ चीजें मिली, ठीक है, उससे आपको पता चला इतिहास के बारे में कि यहाँ क्या चीजें थी, वो सब चीजें आएंगी आर्कियोलॉजिकल्स के अंदर। तो इस तरह के वसाइल हमें मिलते हैं हिस्ट्री, और ये ज्यादा प्रूफ, ये ज्यादा यकीनी माने जाते हैं ऐसी चीजें जो मिलती है। नॉन लिटरेरी, भाई लिटरेरी में चीजें लिखी गई हैं किताब के अंदर, ठीक है, वहां से आप चीजें ले रहे हैं। दूसरी, आपको ये चीजें मिल रही हैं बाकायदा, इनकी एग्जिस्टेंस है, ये चीजें आपको फिजिकल रूप से मिल रही हैं। इंस्क्रिप्शंस होती हैं, इंस्क्रिप्शंस जो चीजें पत्थर वगैरह पर जो लिखी जाती हैं, जैसे आप आएंगे तो अशोक स्तंभ है, उस पर चीजें लिखी गई हैं, ठीक है। आप यहां जाइए, अपना कुतुब मीनार के कॉम्प्लेक्स में आप पहुंच जाइए, वहां आपको एक लौह स्तंभ मिलेगा, उस पर चीजें लिखी गई हैं। कुतुब मीनार पे भी बाकायदा चीजें लिखी गई हैं। तो ये सब चीजें आती हैं इंस्क्रिप्शंस के अंदर। एंशिएंट इंडिया में हम चलेंगे तो बहुत सारे इंस्क्रिप्शन, जब कागज की भी इजाद नहीं हुई थी, जब तब चीजें पत्थर पर ही लिखी जाती थी, ठीक है। इसके बाद दूसरा सोर्सेज हमें मिलते हैं कॉइन्स। कॉइन से भी काफी चीजें हम पता लगा सकते हैं। अगर हमें पुराने जमाने के सिक्के मिलने लगे तो उससे जो हिस्टोरियंस होते हैं बहुत सारे नतीजे हासिल कर लेते हैं। जैसे कोई सिक्का मिला, अब उस पर एक तरफ राजा की तस्वीर है और उसने कोई साज पकड़ा हुआ है, इस तरह के पोज में एक तस्वीर बनी हुई है, कोई बाजा वगैरह साज उसने पकड़ा हुआ है। तो उससे मुअर्रिखीन क्या अंदाजा लगाते हैं कि जो राजा था उस वक्त में ये संगीत या मौसीकी काफी ज्यादा पसंद करता था। तो इस तरीके से जो है नताइज अख्स किए जाते हैं। दूसरी चीज, कॉइन से और चीज हम क्या पता लगा सकते हैं कि उस जमाने में ये जो सल्तनत थी या ये जो हुक्मरान थे, रियासत जो थी, इसकी मईशी हालत कैसी थी। अगर मान लिया कहीं से सोने के सिक्के मिल रहे हैं आपको, तो आप फौरन समझ जाएंगे कि भाई इस रियासत में काफी मालदार थी, हाँ, सोने के सिक्के चला करते थे, पहले यही था। अब कहीं से दूसरे जमाने में आपको मिलते हैं कांसे के सिक्के, क्या अंदाजा लगाएंगे आप, ठीक है। तो सिक्कों से भी काफी चीजें हम पता लगा सकते हैं। वैसे ही अगर मान लिया आज का कोई सिक्का, जो सिक्का होता है ना 1 रुपए का, उस पर क्या बना हुआ होता है, आज का कोई सिक्का आज से मान लिया 1000 साल बाद किसी को मिलता है आज का सिक्का, तो उससे क्या क्या चीजें वो पता लगा सकता है, क्या क्या अंदाजा लगा सकता है हमारे बारे में, आज के बारे में, कि सन 2024 में इंसान कैसे थे, किस तरह की मईशत थी, क्या क्या चीजें उनको मालूम थी। मान लिया आज का 2000 का नोट है, किसी को 1000 साल बाद वो मिलता है, अब वो देखेगा उसको कि भाई इसमें इतनी सारी जबानों में लिखा हुआ है 2000 2000 2000, तो मतलब उस जमाने के लोग, 2024 के लोगों को इतनी सारी जबानें आती थी, एक अंदाजा ये भी लगा सकता है वो, ठीक है। और क्या अंदाजा लगा सकता है, उसमें एक वो धागा देखेगा, रिबन जो होता है नोट के अंदर, तो वो देखेगा अच्छा इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी की थी 2024 के अंदर, ये मतलब इतना बारीकी लिख सकते थे। अब फिर देखेगा उसमें आपके महात्मा गांधी की तस्वीर मिलेगी, क्या सोच सकते हैं कि कोई बड़ा शख्स होगा ये उस जमाने का। अगर गैर मजहब वाले जैसे मानते हैं कि वो मान सकते हैं कि शायद कोई भगवान हो जिसकी पूजा करते हो, क्योंकि हम जो अब सिक्के जो हमें मिलते हैं एंशेंट कदीम हिंदुस्तान के, उसमें अक्सर ऐसी तस्वीरें बनी रहती हैं किसी भगवान की, ठीक है, या फिर राजा की, इस तरह की। तो हम उससे अंदाजा लगाते हैं कि अगर इस जमाने के सिक्के पर इस भगवान की तस्वीर बनी हुई है, तो हम उससे आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि उस जमाने के लोग इस भगवान की पूजा करते थे। तो ये चीजें भी हमें सिक्के से पता चलती हैं। उसके बाद आ जाता है नॉन लिटरेरी सोर्सेस के अंदर मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं, जो इमारत वगैरह, यादगारें राजा महाराजा बादशाह बनाकर चले गए हैं, ठीक है, वो कहलाते हैं आपके मॉन्यूमेंट्स, यादगारें एक तरह से। उनसे क्या चीजें पता लगा सकते हैं हम हिस्ट्री के बारे में। मान लिया आप गए ताजमहल, ताजमहल देखकर आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि वो जो दौर था मुगलिया दौर, जो शाहजहां ने ये बनवाया था, उस जमाने के बारे में क्या जानकारी हासिल कर सकते हैं आप ताजमहल देखकर, बताइए भाई। क्या क्या आप ताजमहल पे देखेंगे,
माशाल्लाह काफी ज्यादा अच्छा इसका आर्किटेक्चर है, डिजाइन काफी अच्छा है। तो पहला अंदाजा होगा कि भाई उस जमाने में इंजीनियर जो थे वो काफी अच्छे इंजीनियर थे। आज के ज़माने में ऐसी इमारत बनाना कितना मुश्किल है। क्योंकि आप जब उसका मुताला करेंगे ताजमहल का, मोन्यूमेंट का, तो जो चारों तरफ आपको जो मीनारें देखने को मिलेंगी ना, बीच में मकबरा है, जो मेन बिल्डिंग है इसमें कब्रें हैं, और चारों तरफ 4 मीनारें हैं। ये सब एक चबूतरे पे बना हुआ है यमुना नदी के आगे की साइड, पीछे इसके यमुना नदी बहती है। ठीक है, अब यहाँ एक इंजीनियरिंग इफेक्ट जो हम देखते हैं कि जो चारों मीनारें हैं ये थोड़ा थोड़ा बाहर की तरफ को झुकी हुई हैं। ठीक है, कि अगर मान लिया किसी वजह से या कोई भूकंप आता है उस वजह से ये मीनारें गिरती हैं अंदर की साइड, तो जो हमारी मेन बिल्डिंग है उसको नुकसान ना हो, बाहर की तरफ गिरे। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं कितनी जबरदस्त इंजीनियरिंग है लगाई गई है। और दूसरा, जो चारों फेसेस हैं इसके चारों तरफ से बिल्कुल एक जैसा बनाया गया है। ये फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट, चारों तरफ से एक से दरवाजे, चारों तरफ मीनारें। आप किधर से भी इसको देख लीजिए, बिल्कुल एक जैसा व्यू आपको देखने को मिलेगा। फिर आप देखेंगे ताजमहल के गेट पर भाई अरबिक लिखी हुई है, अरबिक में कुरान की आयत भी लिखी हुई है, कुछ दूसरे इंस्क्रिप्शन भी लिखे गई हैं, फारसी लैंग्वेज भी इस्तेमाल हुई है। तो आप दूसरी यहाँ नतीजा ये अख्ज़ करेंगे कि भाई उस जमाने में फारसी का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था। फारसी एक सरकारी ज़बान हुआ करती थी। इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी उस ज़माने में, मेडिकल की पढ़ाई, ये सब फारसी में हुआ करती थी, जो आप आज देखते हैं इंग्लिश में हो रही है। ठीक है, तो मॉन्यूमेंट से भी हम हिस्ट्री के बारे में काफ़ी चीज़ें पता कर सकते हैं। 2 तरह के सोर्सेज हो गए। तीसरा सोर्सेज आते हैं फॉरेन अकाउंट्स। फॉरेन अकाउंट्स जो विदेशी लोग होते हैं वो जब कहीं किसी मुल्क का दौरा करते हैं तो वो किताबें लिखते हैं। तो यहाँ जो हम पढ़ेंगे फॉरेन अकाउंट्स में, जो विदेशी जो मुसाफिर आते हैं उन्होंने क्या लिखा। क्योंकि देखिए हिस्ट्री लिखते हैं भाई, राजा के दरबार में कोई नौकर है उससे बोले भाई तारीख लिखो हमारे बारे में, तो वो कोई बुराई लिखेगा उसकी? नहीं लिखेगा। ठीक है, तो वैसे ही अगर आप किसी की रियासत में रह रहे हैं और उस जमाने की तारीख उसके बारे में आप लिख रहे हैं, ठीक है, तो आप अच्छा ही लिखेंगे। या फिर कोई जंग हुई, उस जंग के बारे में जीतने वाले ने तारीख लिखी, तो कैसी लिखेगा तारीख? वो अपनी साइड वाली लिखेगा। ठीक है, लेकिन अगर किसी रियासत में कोई बाहर का आदमी आता है और उस आदमी का उस रियासत से कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो जो चीज वो देखेगा वो बिल्कुल सही लिखेगा अपनी किताब के अंदर। ठीक है, तो जब हम कदीम हिंदुस्तान का मुताला करते हैं तो कदीम हिंदुस्तान में भी कई सारे मुसाफिर हमें देखने को मिलते हैं। जैसे एक चीन से एक मुसाफिर आया था, फाहियान नाम था उसका, उसने भी काफी ज्यादा, वो गुप्ता दौर के अंदर आया था हिंदुस्तान के अंदर। वैसे ही आपने अरब में जाएं तो आपने इब्ने बतूता का नाम सुना होगा। इब्ने बतूता वो भी मुसाफिर हैं और उन्होंने भी काफी एक किताबें लिखी हैं, नाम शायद मेरे जहन से निकल रहा है। हिंदुस्तान के बारे में भी उन्होंने किताबें लिखी हैं। मोरक्को के थे इब्ने बतूता। ठीक है, तो जब बाहर के लोग लिखते हैं, जो देखते हैं वही लिखते हैं। ठीक है, तो जो जीत रहा है उसने जो हिस्ट्री लिखी है उससे ज्यादा हम भरोसा करते हैं फॉरेन अकाउंट्स पर, जो दूसरे लोगों ने इतिहास लिखा है। तो ये 3 तरह के सोर्सेज हैं। लिटरेरी, अदब, जिसके अंदर आप 2 तरह का लिटरेचर पढ़ेंगे। रिलीजियस, जो मजहब है। जाहिर सी बात है जब हम कदीम हिंदुस्तान के बारे में जानेंगे तो अदब हमें कैसा देखने को मिलेगा? हिंदू मजहब का अदब ज्यादा देखने को मिलेगा हमको। ठीक है, दूसरा सेक्युलर अदब होगा। फिर आता है हमारे पास नॉन लिटरेरी सोर्सेज, जिसमें आसारात आ जाता है, इंस्क्रिप्शंस वगैरह आ जाती हैं, कॉइन्स और मोन्यूमेंट्स, इनसे भी हम जानकारी हासिल करते हैं। और फिर हमारे जो बाहरी लोग जो मुसाफिर आते हैं उन्होंने क्या कहा उस दौर के बारे में, उनकी किताबों से भी हम तारीख के लिए सोर्सेज हम जानकारी इकट्ठा करते हैं। अब एक एक करके इन तीनों को हम समझ लेते हैं। आज के सबक में इतना ही रहेगा कि हम तारीख के बारे में जान लें कि लिखी कैसे जाती है। ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं। रिलीजियस, जो हमारा पहला था लिटरेचर, जो अदब वाला था, अदबी वसाइल जो है तारीख जानने के, उनमें एक आपने पढ़ा था मजहबी अदब, रिलीजियस लिटरेचर, मजहबी अदब।
रिलीजियस लिटरेचर, इसमें क्या क्या चीजें आप एंशिएंट इंडिया, मैं फिर बात बता दूं, रिलीजियस एंशिएंट इंडिया में जब आप पढ़ेंगे रिलीजियस लिटरेचर, तो आपको ज्यादातर हिंदू मजहब, क्योंकि उस जमाने में यही सबसे बड़ा यहाँ का मजहब था, और सभी राजा और जो इस दौर के गुजरे हैं वो सभी इसी मजहब को मानने वाले थे। ठीक है। मोस्ट एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट कंटेन्स रिलीजियस थीम्स नोन एज वेदास, जो ज्यादातर अदब हम मिलता है उनको हम बोलते हैं, जो कदीम हिंदुस्तान के बारे में हमें बताते हैं उनको हम बोलते हैं वेदास, या फिर हम इसको बोलते हैं हिंदी में वेद। आईसीएच में भी आपने पढ़ा होगा ये चीजें, तो थोड़े थोड़े शुरू के चैप्टर में आपको वही देखने को मिलेंगे। अब वेद 4 हैं, ठीक है, चारों के नाम यहां दिए गए हैं। ऋग्वेद, इंग्लिश में जो लिखा जाता है थोड़ा ए लगा देते हैं लास्ट में, लेकिन हिंदी में अगर आप इसको लिखेंगे, देखिए हिंदी में कैसे लिखेंगे, आपको इसको पढ़ेंगे ऋग्वेद, या आपको उर्दू में लिखना हो, ठीक है। ऋग्वेद इसमें क्या है, कंसिस्ट ऑफ प्रेयर्स, इसमें ज्यादातर जो सूत्र हैं या अशार हैं वो किसके बारे में है, प्रेयर्स के बारे में, दुआओं के बारे में। दूसरा वेद आता है सामवेद। सामवेद, द सामवेदा इज अ कलेक्शन ऑफ वर्सेस मोस्टली टेकन फ्रॉम द ऋग्वेदा अरेंज्ड इन ए पोएटिक फॉर्म टू फैसिलिटेट सिंगिंग। ज्यादातर जो इसमें अशार लिए गए हैं वो ऋग्वेदा से ही लिए गए हैं, लेकिन इनको एक शायराना अंदाज में गाने के लिए लिखा गया है सामवेद के अंदर। ज्यादातर अशार कहां से लिए गए हैं, ऋग्वेद से। ये सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, पहला इसी का, जो आपसे ज्यादातर जानकारी जो मिलती है इसी से मिलती है। और एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है, सबसे पुराना वेद कौन सा है, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। फिर आता है तीसरे नंबर पर यजुर्वेद। द यजुर्वेदा इज फाउंड इन 2 रेसिस्टेंट ब्लैक एंड व्हाइट एंड इज फुल ऑफ रिचुअल्स टू बी परफॉर्म्ड पब्लिकली और इंडिविजुअली। रिचुअल्स, इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगे, जो रिवायात थी उस दौर में, ठीक है, लोग किस तरह से अपनी जो चीजें हैं वो किस तरह से अदा करते हैं, शादियां किस तरह से करती हैं, क्या क्या रिवायात हैं, ठीक है, वो सब चीजें आपको इसमें देखने को मिल देंगी। उसके बाद अथर्ववेद आ जाता है। अथर्ववेद, अ कलेक्शन ऑफ मैजिक स्पेल्स एंड चार्म टू द वार्ड ऑफ द एविल स्पिरिट्स एंड डिसीजेस। ये एक तरह से जो जादुई चीजें हैं या फिर जो शैतानी चीजें हैं उनको भगाने के लिए और बीमारियों को भगाने के लिए, ठीक है, इस तरह के अशार इसमें लिखे गए हैं। तो 4 हो गए, ये 4 वेद आप देख लीजिए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अथर्व अर्थ नहीं है, ये है अथर्ववेद। एक वाव और लगा जी, अथर्व, ठीक है। 4 वेद के अलावा और कौन सा रिलीजियस लिटरेचर हमें देखने को मिलेगा, सूत्रास, या फिर हम इसको बोलते हैं सूत्र हिंदी में। लिटरेचर ऑन मॉरल वैल्यूज, जो अखलाकी चीजें हैं उस पर ये अदब लिखा गया है। इसके बाद आता है बुद्धिस्ट। हाँ, हिंदू मजहब के लिटरेचर के अलावा 2 मजहब का लिटरेचर, 2 मजहब का अदब और देखने को मिलेगा आपको कदीम हिंदुस्तान में। 2 मजहब और दूसरे कौन से हैं, बौद्ध मजहब और जैन मजहब। काफी पुराने मजहब हैं ये हिंदुस्तान के, ठीक है। तो बौद्ध मजहब में, बौद्ध मजहब के जो लिटरेचर है, जो बुद्धिस्ट हम इसको बोलते हैं, बुद्धिस्ट जो अदब है, इसमें 4 इंस्क्रिप्शन हैं, 4 किताबें आपको बल्कि 4 नहीं 3, जिनको 3 बास्केट इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन हिंदी में बोला जाता है त्रिपिटिका। पिटिका 3 किताबें हैं ये देखिए। एक का नाम है सुत पिटिका, विनय पिटिका एंड अभिधम पिटिका। पिटिका का मतलब आता है बास्केट, ठीक है। 3 है, सुत पिटिका, विनय पिटिका, अभिधम पिटिका। ऐसे ही जब हम जैन का लिटरेचर, जैनीज अदब देखते हैं, ये लिखा गया है प्राकृत जबान के अंदर, और जो बुद्ध लिटरेचर है वो लिखा गया है पाली जबान के अंदर। संस्कृत के अलावा भी और जबानें थी कदीम हिंदुस्तान में।
तो ये हमारे हो गए लिटरेचर सोर्सेज। इसके बाद आते हैं सेक्युलर, जो रिलीजियस नहीं, मजहबी नहीं है। मजहबी अदब के अलावा बाकी जो अदब है, इंग्लिश इतनी खास लिखी नहीं गई है, ये नाम जो है ये बेसिकली हिंदी में है लेकिन इन्हें इंग्लिश में लिखा गया है, बल्कि संस्कृत के नाम है ये। जैसे धर्मशास्त्र, मनुस्मृति, अर्थशास्त्र, एक बार इन्हें पढ़ लीजिएगा, ये आपको नाम देखने को मिल जाएंगे कई जगह। इन पर भी आजकल काफी बहस हो रही है, इसलिए बोल रहा हूं मैं। ठीक है, आपने नाम सुना होगा मनुस्मृति का, किस बारे में है, कम से कम इतना मालूम होना चाहिए आपको किस बारे में है, किसने लिखी है, इसमें लिखी क्या चीजें गई हैं। आप डिटेल में नहीं पढ़ रहे नहीं, लेकिन ये मालूम होना चाहिए किस बारे में लिखी गई है। ये बेसिकली उस तरह का, उस वक्त का एक तरह से संविधान था। उस टाइम पे रियासत कैसे चलेगी वो इससे चला करती थी, मनुस्मृति से। ठीक है, तो इनके नाम भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद जो दूसरे सोर्सेज थे हमारे नॉन लिटरेरी सोर्सेज, इंस्क्रिप्शन ये आप देख चुके हैं ऊपर, कॉइन्स, आर्कियोलॉजी और मॉन्यूमेंट्स। कॉइन्स कुछ पुराने जमाने के आपको इस तरह के देखने को मिल जाएंगे, जैसे ये तो नए जमाने का आ गया ये वाला तो। ठीक है, ये देखिए, ये सल्तनत काल का कॉइन आपको देखने को मिलेगा, यहाँ शाह आलम लिखा हुआ है अरबी फारसी में, तो इससे पता चल जाएगा कि उस टाइम पे फारसी चला करती थी। वैसे ही आप जाते हैं, देखिए ये भी सल्तनत काल का एक सिक्का यहाँ देखने को मिलेगा, चौकोर है ये, चौकोर सिक्का, इसमें भी फारसी में लिखा हुआ है। आप पहले जाएंगे हड़प्पन सभ्यता में तो देखिए ये एक पुराना सिक्का है, इसमें एक भेड़ बकरी की शक्ल बनी हुई है। ठीक है, और ये देखिए ये एक सिक्का मिलेगा आपको अंग्रेजी जमाने का, इसमें जो इंग्लैंड का जो प्रिंस था उसकी तस्वीर बनी हुई है। तो अलग अलग दौर के सिक्कों से भी हम तारीख के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, यह है एक इंस्क्रिप्शन, जो पत्थरों पे या धात की चीजों पे चीजें लिखी जाती थी, उन्हें इंस्क्रिप्शन बोला जाता है। जब हम कदीम हिंदुस्तान के बारे में जानेंगे तो यहीं से ज्यादा मालूमात हमें हासिल होगी, क्योंकि उस वक्त में इसी पर चीजें लिखी जाती थी। ठीक है, इसके बाद कुछ चीजें खुदाई में हमें मिलती हैं, उससे भी हम इतिहास के बारे में जानते हैं, तारीख के बारे में जानते हैं। जैसे ये आपको पुराने जमाने का एक वो है, क्या बोलते हैं उसको, हार जो पहनती हैं लेडीज। ठीक है, ये सिक्का है, ये बर्तन है, आपको देखते होंगे। ये फिर लास्ट में जो हमने पढ़े थे मॉन्यूमेंट्स, इनसे भी हम तारीख के बारे में काफी मुताला करते हैं। और ये आपको एक इंस्क्रिप्शन लिखी गई है, अशोक स्तंभ, उस पर लिखी गई है। तो बेसिकली आज का सबक यही था, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री को कैसे जाने, उसके सोर्सेज क्या होने चाहिए, जो चीजें मैंने आपको वहां समझाई है वही इस लेसन में दिया गया है। ये आप मुताला खुद भी कर सकते हैं। बेसिकली मैं यहाँ मुताला करूँ उससे कुछ फायदा नहीं है, बातें समझाई जाए तो ज्यादा अच्छा है। ये मुताला आप खुद भी कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि फारसी में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं आसानी से। वो चीजें मैंने आपको उस नोट्स के जरिए, जो नोट्स मैंने बनाए हैं वो समझा दिए आपको। ठीक है, डिटेल्स आपको और ज्यादा जाननी हो आराम से बैठकर पढ़िए, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। मजहबी अदब, सेक्युलर अदब ये देखा था हमने। इसके बाद गैर अदबी सेक्युलर, ठीक है, कुतबात, उसमें इंस्क्रिप्शन की उर्दू आप देखना चाहें तो उसको बोलते हैं कुतबात, जो लिखे जाते हैं पत्थर वगैरह पर। ठीक है, और लास्ट क्या था, सिक्के हमने पढ़े हैं, सिक्के के बारे में। इसके बाद इल्म आसार कदीमा, ये और नाम आप लिख लीजिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये एक पूरा डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। पुरानी चीजों के बारे में खुदाई वगैरह, तारीख के वसाइल पता करना, ये इसका काम है। ठीक है, चलिए, तो बाकी जो मैंने लास्ट में बताया था, फॉरेन अकाउंट्स, गैर मुल्की सयाहों के सफरनामे। ठीक है, तो ये थे हमारे टोटल हिस्ट्री के सोर्सेस। और इंशाल्लाह फिर हमारी नेक्स्ट क्लास होगी संडे में, उसमें हम बाकायदा शुरू करेंगे लेसन नंबर 3 हड़प्पन सिविलाइजेशन से। ठीक है, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।